नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और उसमें से जो थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता, जो मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करेंगे और कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से ये क्वेश्चन छूटे हुए थे। अंडर ग्राउंड की तरह मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुरजहोम से। जम्मू कश्मीर में है बुरजहोम, यहीं से नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल का साक्ष्य पूछेगा तो कुलडीहा, उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? तो ये बिहार वासियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चिरांद एवं सोनपुर से। चिसंद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिसंद स्थल बिहार के किस जिले में है? तो ये है सारण जिला, जिसका मुख्यालय छपरा है। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया था? तो वस्त्र का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था, क्योंकि मानव पूरा पाषाण काल में आदि मानव घुमंतु घोटिया था, नग्न रहता था, उस समय वस्त्र का प्रयोग नहीं करता था। आइए आगे देखते हैं। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? तो ये नवपाषाण काल में। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, ये तीनों काल का बात कर रहा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तीनों काल में जो चित्र मिले हैं वो किस गुफा में? तो भोपाल के पास है भीमबेटका गुफा, इसी में शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। विश्व स्तर पर तांबे की खोज, देखिए, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? तो ये सुमेरियन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों द्वारा तांबे की खोज सबसे पहले की गई थी। सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो ये 5000 BC, 5000 ईसा पूर्व में सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो लिपि भाषा का प्रयोग इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, यहीं के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था। और लिपि लोगों की कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जो पढ़ा नहीं जा सका। भारत में बड़े बड़े गाँव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ये कह रहा है कि भारत में बड़े बड़े गाँव की स्थापना ताम्रपाषाण काल में हुई थी, उसके पहले बड़े बड़े गाँव नहीं होंगे। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता था? ये पूछ रहा है। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कमरे के फर्श के नीचे, जो उनका कमरा होता था, रूम, उसके फर्श जो होते थे उसी के नीचे दफना दिया जाता था। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? तो ये काले और लाल। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो ये लोग पके हुए ईंट के मकान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आइए नेक्स्ट। मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति मध्य प्रदेश से, यहीं से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास टॉपिक खत्म होता है, इतिहास के स्रोत। उसके बाद देखते हैं इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता इसको बोलते हैं। तो इसको देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और कंप्लीट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग से संबंधित है। इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खोज की थी।
हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब है, तो ये पूछता है। हड़प्पा सभ्यता के काल 25,000 BC से 2500 BC से 1500 BC तक है, ईसा पूर्व। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 BC बताया जाता है, तो किस आधार पे? रेडियो कार्बन परीक्षण C14 रेडियो कार्बन परीक्षण के द्वारा काल निर्धारण किया जाता है, जो कार्बन डेटिंग के आधार पर होता है, C14। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिए इसके 3 नाम हैं, जिसमें सबसे प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका सबसे ऑथेंटिक नाम अगर कहेगा कि सबसे ऑथेंटिक नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई इसके मुख्य स्रोत है, क्योंकि इसमें जो लिपि मिली है, लिपि से पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो मुख्य स्रोत वो तो होगा नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, वो भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे, तो इसके औजार इस सभ्यता के तंबा, टीन और कांस्य के बनाए जाते थे। और पूरा पाषाण काल के औजार किसके बने होते थे, पत्थर के कुल्हाड़ी बने थे सबसे पहले। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडारगिरी सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो खती या भंडारगिरी हड़प्पा में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान है, उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, और सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, तो ये धौलावीरा है, यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा कहाँ पे है, धौलावीरा गुजरात में है, वहीं से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाल रंग याद रखिएगा। सिंधु का नखलिस्तान बांध हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नखलिस्तान बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को। और ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो की सड़कें सबसे चौड़ी थी, 10 मीटर। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा इमारत मिला है, इमारत जो है वो, और मोहनजोदड़ो में घर में कुआं मिला है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, आदि शिव की मूर्ति मिली है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन सबसे अधिक करते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई, तो पशुपति के रूप में। भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवड़न स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। मालवड़न कहाँ स्थित है, गुजरात में। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती थी, तो द्रविड़ लिपि सर्वाधिक साम्य रखती थी, द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे है, तो हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारे पर है सर्वाधिक संकेंद्रण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी होती है, तो हड़प्पा की मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। देखिए इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक होता है प्राक ऐतिहासिक, एक होता है आदि ऐतिहासिक, और एक ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और इसी के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल भी प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत पड़ते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। और ये जो पूछ रहा है आंध्र ऐतिहासिक, तो इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा का अध्ययन, और इसी के अंतर्गत जिसको हड़प्पा भी बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में लोथल। लोथल जो है भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यतः सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो शहरी थी। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के रूप में बहुत फेमस है। इसका नगर नियोजन सर्वोत्तम थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। लेकिन याद रखिएगा, ये लोग कृषि भी करते थे और व्यापार भी करते थे। तो इनका कृषि मुख्य व्यवसाय नहीं था। कृषि किनका मुख्य व्यवसाय था? कृषि मुख्य व्यवसाय था वैदिक सभ्यता के लोगों का। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो ये लोग गेहूँ इनका मुख्य आहार था, यानी गेहूँ से आटे रोटी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है, इसको देखिए। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो आयातित वस्तुएं थी और प्रदेश थे, ये कहाँ से आयात होते थे? तो देखिए, सोना कर्नाटक से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से। सोना कर्नाटक से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से आयातित वस्तुएं हैं। चांदी अफ़गानिस्तान, ईरान। तांबा खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, खेतरी ओमान से प्राप्त होता था तांबा। टीन अफ़गानिस्तान, ईरान से प्राप्त होता था। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान, राजस्थान से मिला। गोमेद सौराष्ट्र से मिला। लाजवर्द मेसोपोटामिया से मिला। और सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंट के बनाए जाते थे, वो भी पकी हुई ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसको याद रखिएगा, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का संबंध किससे था? तो सुमेरियन की सभ्यता के पैरेलल थी, और सबसे प्राचीनतम स्रोत मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सबसे प्राचीनतम सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित थे? तो ये लोग गाय से परिचित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI, और बार बार एग्जाम में, न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सूरकोटदा से मिले हैं। सूरकोटदा कहाँ है? सूरकोटदा गुजरात में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खदानों का उत्पादन किया जाता था? तो ये खाद्य पदार्थ गेहूँ, जौ, कपास, मटर, और इनका मुख्य खदान क्या था? गेहूँ। लेकिन उत्पादन गेहूँ, जौ, कपास, मटर इसका मुख्य रूप से उत्पादन करते थे। किस स्थल से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से। सीसा का आयात और निर्यात आयातित वस्तु कहाँ से करते थे, उसको देख लिए हम। सिंधुवासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो मध्य एशिया से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष और नदी एवं स्थिति दिया गया है। तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्खननकर्ता कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसमें उत्खननकर्ता जो स्थान मिला है वो कहाँ से है, किस नदी के किनारे अभी स्थित है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने की थी। तो ज़्यादातर ऑप्शन में दयाराम साहनी ही रहता है। माधव स्वरूप वत्सनी और दयाराम साहनी ने मिलकर 1921 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और पूछता है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। इसके बाद ये वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है।
ये सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। सूत गंडोर की खोज किसने की थी? R.L. स्टाइन। सूत गंडोर की खोज R.L. स्टाइन। और ये किस नदी? दास के नदी के किनारे है। सूत गंडोर जो है ये महाराष्ट्र में है। सूत गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और ये जो है भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी सबसे अंतिम छोर है सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी पूछता है, सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पश्चिम में क्या है, सबसे उत्तर में क्या है और सबसे दक्षिण में क्या है। तो ये मान लीजिए उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। देखिए पूर्व में क्या कौन सा स्थान मिला है? तो आलमगीरपुर। दक्षिण में उत्तर में मांडा मिला है। पश्चिम में सूत गंडोर मिला है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सूत गंडोर मिला है और उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। मांडा क्या है, कहाँ पे है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। सूत गंडोर कहाँ है? सूत गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो यही बता रहे थे कि ये चारों याद रखिएगा। देखिए सूत गंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद याद रखिएगा। ये है पाकिस्तान में, ये है जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर की खोज किसने की थी? रंगपुर की खोज माधव स्वरूपम वत्स और रंगनाथ राव ने की थी 1953 में। और ये किस नदी के? मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ा जिले में स्थित है। तो ये भारत में पाया जाने वाला स्थल है रंगपुर, इसको याद रखिएगा। कालीबंगा की खोज ए घोष ने किया था। ये किस नदी के किनारे है? घगर नदी के किनारे है, राजस्थान के गंगानगर जिले में है। कोट दीजी का खोज किसने किया था? फजल अहमद खान ने किया था। ये सिंधु नदी के किनारे है, 1955 में खोजा गया था। सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थान पर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रोपड़, कोट दीजी का फजल खान, सिंधु नदी के किनारे खैरपुर स्थल पे रोपड़ में क्या मिला है? मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 में। सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपड़ जिला में है। लोथल की खोज किसने किया था? एस आर राव ने किया था 1954 में, भगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद में है लोथल। आलमगीरपुर का खोज किसने किया था? तो आलमगीरपुर का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1958 में किया था, हिंडन नदी के किनारे है। ये बता दिए हैं, भारत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके सबसे पूर्वी छोर थी आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। मिताथल कहाँ पे है? पंजाब विश्वविद्यालय। इसका खोज किसने किया था? मिताथल का पंजाब विश्वविद्यालय ने किया था 1968 में। और ये कहाँ पे है मिताथल? तो मिताथल हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में है। सुरकोटदा की खोज किसने किया? जगपति जोशी ने किया था 1964 में किया है और गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में है सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी मिला है। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किया था। बौसे बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट और हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली है, ये रंगोई नदी के किनारे है। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था और ये लूना नदी के किनारे धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है और किस नदी के किनारे है और किसने, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किस नदी के किनारे है और किसने खोज किया था और वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, ये याद रखिएगा। ईस्वी सन में ज़्यादातर नहीं पूछता है, यही सब पूछता है। इसके नीचे ईस्वी सन ज़्यादा एग्जाम में नहीं देखे गए हैं कि पूछा गया है। और ये नदी जो है बार बार पूछा गया है। और ये किसने खोज किया था, ये पूछा गया है बार बार, तो इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी उपासना करते थे किसकी? विष्णु के। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। कहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ये समाज, सिंधु घाटी सभ्यता समाज मातृसत्तात्मक थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? तो तंबा जो है ताम्र के सिक्का का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किसने लगाया था? तो दास प्रथा का अनुमान श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो घर में कुआं।
और बृहत स्नानागार, बृहत अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, आदि शिव की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु कालीन स्थल में से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। तो ये कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान किस स्थल से मिले हैं? चंद्रहुदरो से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। और देखिए अवशेष कहाँ से क्या मिले हैं वो पूछता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही पूछ रहा है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान जो है कहाँ से मिले हैं? चंद्रहुदरो से। चंद्रहुदरो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। पतन नगर मीन्स होता है बंदरगाह, तो बंदरगाह लोथल में है, गुजरात में है। पतन नगर मीन्स बंदरगाह और ये लोथल में है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य देवता का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो सैंधव सभ्यता का विस्तार हम बता चुके हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था? पूरब में आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुदका गेंडोर है, उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है। और ये भी जान लीजिए कि अभी ये वर्तमान में कहाँ कहाँ पे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सुदका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में। मांडा कहाँ पे है? मांडा या भांडा जो भी है, इसको मांडा भी लिखता है कहीं पे, भंडा भी लिखता है। तो मांडा कहाँ पे है? मांडा चिनाब नदी के किनारे है और मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ पे है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ये भी पूछता है कौन किस नदी के किनारे है और वर्तमान में किस स्थान पे है, इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव सभ्यता में मोहरों पर किस पशु के सर्वाधिक उत्कीर्णन हुए हैं? तो कुब्बड़ वाला वृषभ यानी सांड का सबसे अधिक प्रयोग इनके मोहरों पर देखी गई है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार यानी सबसे बड़ा स्नानागार ये बता चुके हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? ये कृषि पे आधारित थी। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित थी, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1953 में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया था? तो बीबी लाल और बीके थापर ने किस स्थान की खोज किया था, उत्खनन किया था? तो कालीबंगा का। पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल है? तो पंजाब में हड़प्पा है, रहमान डेरी है, सरायखोला है, जलीलपुर है। ये पंजाब के कौन कौन से सैंधव सभ्यता से हड़प्पा कालीन स्थल है, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा है पंजाब में है, रहमान डेरी पंजाब में है, सरायखोला पंजाब में है, जलीलपुर पंजाब में है। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान है? तो धार्मिक जीवन में विशिष्ट मूर्ति की पूजा। ये धार्मिक लोग थे, ये लोग विशिष्ट मूर्ति की पूजा करते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो ये पूछ रहा है सबसे अधिक धातु कांस्य का प्रयोग किए थे। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर के। ये सबसे ज़्यादा आयात किसकी करते थे? सबसे ज़्यादा धातु और बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? तो भूमध्य सागरीय लोग सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। सैंधव सभ्यता के लोग कौन कौन से सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण के लिए करते थे? सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत, हड्डियाँ, इन सब का प्रयोग सैंधववासी आभूषण बनाने में किया करते थे। सोना, चांदी, तांबा, हाथी के दांत और हड्डी के प्रयोग ये लोग आभूषण बनाने में करते थे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाणन मिले हैं। और सबसे पहले चावल की खोज कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये आप लोग बताइए, हम बता चुके हैं। किस फसल के उत्पादन में, ये भी बताइए कि सबसे पहले जौ और गेहूँ की खोज यानी सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किस फसल के उत्पादन से के संबंध में सैंधव स्थलों का कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल का। सैंधवकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
इन दो नगरों का प्रयोग राजधानी के रूप में किया गया है। सैंधवकालीन मोहरों से जानकारी किसकी मिलती है? तो लिपि एवं धर्म के। किस सैंधवकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं मिली है? तो लोथल गुजरात में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों को उत्खनन हो चुका है? तो 2501। अभी तक कितने स्थानों का उत्खनन हो चुका है? तो लगभग 2501 स्थानों का उत्खनन हो चुका है। प्राक सैंधव संस्कृति थी, ग्रामीण थी। नवपाषाण काल युग की कौन सी विशेषता है? तो नवपाषाण काल युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि एवं संस्कृति। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुरापाषाण काल में सावधान की कौन सी प्रवृत्ति प्रचलित है? तो मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना, ये सबसे प्रचलित है। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा से संबंध में कौन सा अभिलक्षण के रूप से परिलक्षित होते हैं? तो ये लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क, इसको क्या कहा जाता था? राजपथ। और मोहनजोदड़ो को राजधानी के रूप में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसकी सड़कों को यहाँ राजपथ सड़क था जो 10 मीटर चौड़ा था, सबसे चौड़ी सड़क थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का प्रारंभ कब की गई थी? तो 1863 में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? मध्यपाषाण काल में। लेकिन एक अच्छे ढंग से जानवर पालने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से मानी जाती है? तो 7000 BC से मानी जाती है नवपाषाण काल का। उससे पहले क्या था? नवपाषाण काल था, मध्यपाषाण काल था। तो मध्यपाषाण काल का कब से कब मानी जाती है? तो 9000 से 7000, और ये हुआ मध्यपाषाण काल। और नवपाषाण काल का 7000 BC से प्रारंभ होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत के किस स्थान से खोजा गया है? तो दक्षिण भारत के कोतलयार नदी के तट घाटी से खोजा गया है पाषाणकालीन उपकरण। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी टेरा को दिया जाता है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है? देखिए ये पूछ रहा है नवपाषाण, तो पाषाण काल में बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं कुत्ते के साथ मालिक के दफनाए जाने का, और हड़प्पा काल में रोपड़ से प्राप्त हुए हैं कुत्ते के दफनाए जाने का। तो ये दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। नवपाषाण पूछेगा तो बुर्जहोम हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से यही प्रमाण मिले हैं मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का? तो रोपड़ से मिले हैं, इसको याद रखना है। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र एवं लोहे संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं? तो कोलडीहवा से। हमने पीछे 2 क्वेश्चन पूछा था कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोलडीहवा से सर्वप्रथम। से पहले जौ और गेहूं की खेती की गई थी, और जौ और गेहूं की खेती कहाँ पे की गई थी सबसे पहले? ये आप लोगों से पूछे थे, तो आप लोग कमेंट करके देखिए। जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले हुई थी, और जौ और खेती का कहाँ? मेहरगढ़ से जौ और खेती के प्रमाण मिले हैं, और चावल के प्रमाण कोलडीहवा से मिले हैं, इसको याद रखना है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली से। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली से। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई है? हड़प्पा से तांबे की मोहर प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी का प्रस्तर मूर्ति जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। देखिए मोहनजोदड़ो में अभी तक 2501 वस्तुएं यानी उत्खनन से प्राप्त हो चुके हैं पुरातात्विक स्रोत से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वस्तुएं मिली है, सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली है उत्खनन से, वो हड़प्पा से ही मिली है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी। सबसे ऑथेंटिक नाम पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का तो हड़प्पा नाम है। सबसे प्रचलित नाम, जिसमें प्रचलन सबसे ज़्यादा किस नाम का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोग कपास के सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दहमाबाद से। दहमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। जौ, तिल और सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली से। वैसा स्थान जहाँ से यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति बता चुके हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूरकोटदा से प्राप्त हुआ है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से नहीं थे, ये लोग परिचित नहीं थे। वैसा स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कालीबंगा से हल का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। तो सबसे बृहद अन्नागार ये है कहाँ पे? तो ये मोहनजोदड़ो में है अन्नागार, ये पूछता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूरा पाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता था? तो नेग्रिटो प्रजाति का माना जाता था। पूरा पाषाण काल के लोगों को नेग्रिटो प्रजाति का माना जाता था। आधुनिक मानव और होमोसेपियन का उदय कब हुआ? तो 40,000 BC में हुआ था। पूरा पाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? तो क्वार्टजाइट के बने होते थे। क्वार्टजाइट के बने होते थे पूरा पाषाण काल के औजार। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, जो पत्थर का था। तो ये मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आखेट युग के नाम से जाना जाता है पूरा पाषाण काल को, क्योंकि इसमें शिकार होता था, आखेटक होते थे। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नियंडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो नियंडरथाल मानव का उद्भव मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो आखेट था, यानी शिकार करना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ, लेकिन एक अच्छे ढंग से पशुपालन नव पाषाण काल से शुरू हुआ। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख, देखिए मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? लघु औजार, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक काल भी बोलते हैं मध्य पाषाण काल को। उसके पहले बड़े बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग होता था, लेकिन मध्य पाषाण आया तो मध्य पाषाण काल में लघु औजार का प्रयोग होने लगा। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नव पाषाण काल में हुई थी। देखिए मानव जब अस्थायी आवास बनाएगा तो कृषि का प्रारंभ होगा, तो अस्थायी आवास भी पूछेगा तो नव पाषाण काल होगा। पहिए का आविष्कार यानी चाक या पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, याद रखना है। नव पाषाण काल के किस स्थल से जुगल सावधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नागार्जुन कोंड से जुगल सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुगल सावधान नागार्जुन कोंड से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है, इसके बाद देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। देखिए इसको देख लेते हैं। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गाँव महाराष्ट्र से। तो ये मातृ शतात्मक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, और इनाम गाँव महाराष्ट्र से मातृ देवी की प्रतिमा मूर्ति प्राप्त हुई है। भवन निर्माण की कला की शुरुआत किस काल से हुई? नव पाषाण काल से हुई। नव पाषाण काल में यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही नव पाषाण काल में भवन निर्माण किए जाने लगे थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो इतिहास का पाषाणिक काल था, इसे 3 भागों में पढ़ते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, और इसी के अंतर्गत एक और काल आता है जिसमें तांबे की खोज हुई, ताम्र पाषाण काल। ये तीनों काल जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल में भीमबेटका जो है यहाँ की गुफा से चित्रकारी का प्रमाण मिला है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। धन्यवाद।